चलो ना 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान एवं सरकार का मार्गदर्शक माना जाता है। एवं सरकार का मार्गदर्शक माना जाता है। माना जाता है किंतु 1990 के बाद गठित अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा की है। प्रस्तावना की उपेक्षा की है। क्या आप इससे सहमत हैं? इससे सहमत है? इस प्रश्न को देखो आप। टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान एवं सरकार का मार्गदर्शक माना जाता है किंतु 1990 के बाद गठित अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा की है। वस्तुतः ये आंसर क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान और सरकार का मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक क्यों है? क्योंकि प्रस्तावना ये बताता है कि शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, शासन व्यवस्था का लक्ष्य क्या है। स्वरूप में क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन 90 के बाद गठित अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा की है क्योंकि 1990 के बाद गठित सरकार पूंजीवाद की ओर चली गई, पूंजीवाद की ओर। और जब हम पूंजीवाद की ओर जाएंगे तो समाजवाद को इग्नोर कर देंगे। ये बातें की गई कि समाजवाद को इग्नोर कर देंगे और जब समाजवाद इग्नोर होगा तो आर्थिक न्याय कमजोर हो जाएगा और जब आर्थिक न्याय कमजोर होगा तो सामाजिक न्याय भी कमजोर हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक न्याय कमजोर होने से बंधुत्व की भावना और व्यक्ति की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अंततः व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रश्न क्या है? क्या आप इससे सहमत हैं? यह प्रश्न है, सोचो आप। देखो, क्या आप इससे सहमत हैं? लेकिन हम इससे पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते। कारण क्या है कि समाजवाद बेशक राज्य स्वामित्व की बात करता है किंतु एक्सेल बियर बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन दिया है। यह कहा कि समाजवाद और सामाजिक न्याय को इस तरह लागू नहीं किया जा सकता कि निजी स्वामित्व वाले वर्ग की उपेक्षा हो जाए। और डीएस नकारावाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि हमेशा ध्यान दो इस बात को
कि समाजवाद का अर्थ है कमजोर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा की गारंटी देना। और सरकार लगातार ये कर रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? यही प्रश्न है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। हम फर्स्ट पैरे में ये बताएंगे, प्रस्तावना फर्स्ट पैरे में, प्रस्तावना भारतीय संविधान एवं प्रस्तावना को भारतीय एवं सरकार का मार्गदर्शक माना जाता है। आखिर क्यों मार्गदर्शक माना जाता है? हमेशा कारण ये फर्स्ट, प्रस्तावना शासन व्यवस्था के स्वरूप की बात करता है। फर्स्ट, प्रस्तावना में शासन व्यवस्था के स्वरूप की बात की गई है। और क्या कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, हम गणराज्य पर बल देते हैं। ध्यान दो इस बात को। नंबर बी की बात करें, प्रस्तावना शासन व्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित करता है। व्यवस्था के लक्ष्य को पूरी बात ध्यान देना। ये जो प्रस्तावना है वह शासन व्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित करता है। जैसे क्या निर्धारित करता है और किस रूप में करता है? ये देखो आप, यह शासन व्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित करता है। और लक्ष्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। दूसरी चीज विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। पांचवा हम बात करें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा। तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता। राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता, ये शासन व्यवस्था का लक्ष्य है। और प्रस्तावना ये बताता है कि सरकार का लक्ष्य क्या है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान और सरकार का मार्गदर्शक है ये सारी बातें फर्स्ट पैरे में। अब हम सेकंड पैरे में आएंगे। अच्छा, एक और चीज, हर बात को टू द पॉइंट कहना है। अब हम सेकंड पैरे में आएंगे।
किंतु 1990 के बाद गठित सरकारों ने प्रस्तावना की अपेक्षा की है। क्या आप इससे सहमत हैं? परंतु यह कहा जाता है, देखो सेकेंड पैरा और शब्दों का चयन देखो आप। परंतु यह कहा जाता है कि 1990 के बाद गठित अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा की है। एक चीज देखो, मैंने क्या कहा? परंतु यह कहा जाता है कि 1990 के बाद गठित अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा की है। अब कैसे की है? देखो आप कैसे की है। जैसे नंबर ए की बात करें, हम ध्यान दें इस बात को। 1990 के बाद पूंजीवाद का अनुपालन किया गया जो समाजवाद के विरुद्ध है। के बाद पूंजीवाद अनुपालन प्रारंभ जो समाजवाद के विरुद्ध है। हमेशा ध्यान दो, 1990 के बाद पूंजीवाद का अनुपालन प्रारंभ जो समाजवाद के विरुद्ध है। पहली चीज, हमेशा पूंजीवादी व्यवस्था के कारण आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, सरकार का हस्तक्षेप गिरा, बाजारीकरण और पूंजीकरण की बात की गई। 1990 के बाद बाजारीकरण के कारण पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ गया। ध्यान से सुनो इस बात को। मैं इसे मिटाता हूं क्वेश्चन को। 1990 के बाद पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ गया, बाजारीकरण के कारण परिणामतः आर्थिक असमानता एवं सामाजिक अन्याय को प्रोत्साहन मिला हमेशा। और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। तीसरी बात देखो इस बात को, हमेशा पूंजीवादी व्यवस्था में समावेशी विकास कठिन है। जिससे व्यक्ति की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये तीन बातें हम किस आधार पर कह सकते हैं कि 1990 के बाद गठित सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा कर दी। पहला पॉइंट ए, 1990 के बाद पूंजीवाद का अनुपालन प्रारंभ जो समाजवाद के विरुद्ध है। नंबर बी, 1990 के बाद बाजारीकरण के कारण पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ गया। नंबर सी, पूंजीवादी व्यवस्था में समावेशी विकास कठिन है जिससे व्यक्ति की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ए बी सी, ये 3 पॉइंट चलेगा आपका। अब सोचो जरा, अब एक प्रश्न, इसलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना के विरुद्ध, लेकिन हम अगले पैरे में आएंगे
थर्ड पैरे में। अब इससे पूर्ण तो सहमत नहीं होंगे, लेकिन उपरोक्त आरोप से पूर्णतः सहमत क्योंकि 1990 के बाद पूंजीवादी व्यवस्था के हमेशा 1990 के बाद पूंजीवादी व्यवस्था के लागू होने के बावजूद, ध्यान दो, लेकिन उपरोक्त आरोप से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि 1990 के बाद पूंजीवादी व्यवस्था के लागू होने के बावजूद यह पूंजीवादी व्यवस्था लागू हुई, सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन मिला, सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया गया, जैसे पीडीएस, फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की हम बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को, गवर्नमेंट की अनेक योजनाएं चल रही हैं, मनरेगा, सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम, यह सरकार का चल रहा है। इसका उल्लेख करने के बाद हम यह बताएंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम यह बताएंगे कि 1990 के बाद पूंजीवादी व्यवस्था के लागू होने के बावजूद सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया गया, जैसे हमने कहा पीडीएस, फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा की बात किया मैंने, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की हमने बात की है। ये सारी बातें चलेंगी। हम पैरा चेंज करेंगे। सीधे कहेंगे बेशक पूंजीवादी व्यवस्था हमेशा ध्यान दो, बेशक पूंजीवादी व्यवस्था समाजवाद के विरुद्ध है, परंतु समाजवाद की पूर्णोपेक्षा नहीं है, क्योंकि एक्सेल बियर बनाम, हमेशा ध्यान दो यह वाद है, एक्सेल बियर बनाम भारत संघवाद में एक्सेल बियर बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि समाजवाद एवं हमेशा ध्यान दो सामाजिक न्याय इस तरह लागू नहीं किया जा सकता है जिससे निजी स्वामित्व वाले वर्ग की उपेक्षा हो जाए। ये जो एक्सेल बियर बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि समाजवाद और सामाजिक न्याय को इस तरह लागू नहीं किया जा सकता है जिससे निजी स्वामित्व वाले वर्ग की उपेक्षा हो जाए। ये बात करने के बाद हम सीधे पैरा चेंज करेंगे।
और ये लिखेंगे लोग कि डीएस नकारा वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि समाजवाद का अर्थ समाज के कमजोर वर्ग एवं मजदूर वर्ग का कल्याण करने के साथ, पूरी बात ध्यान देना, डीएस नकारावाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि समाजवाद का अर्थ समाज के कमजोर वर्ग एवं मजदूर वर्ग का कल्याण करने के साथ, ये कल्याण करने के साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा भी है। अतः जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा की गारंटी देना है। मतलब डीएस नकारावाद में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद की मीनिंग ही चेंज कर दी। ये सब कुछ हमारा थर्ड पैरे में चल रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर हम लोग ये बताना चाहेंगे कि 1990 के बाद सरकार की जो गतिविधियां हैं वह समाजवाद के पूर्णतः विरुद्ध नहीं है। ये बात सीधी करने के बाद एक बात याद रखना है, अपने आंसर में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोट करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अभी ये सारी बातें करने के बाद हम सीधे पैरा चेंज करेंगे और ये कहेंगे कि वस्तुतः सरकार पूंजीवाद को अपनाने के बावजूद समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के वस्तुतः सरकार पूंजीवाद को अपनाने के बावजूद समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। हमेशा ध्यान दो, यह प्रतिबद्ध है और हमेशा बजट में अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी हुई है। बजट में भूखमरी को समाप्त करने पर बल देने के साथ मानवीय कल्याण पर ये हमारा अब सोचो, ये करने के बाद अब हम अंतिम पैरे में आएंगे और निष्कर्ष में आएंगे। और निष्कर्ष में हम सीधे आएंगे। निष्कर्षता यह कहना उचित है कि हमने समाजवाद के मूल अर्थ को छोड़ दिया। अब मूल अर्थ क्या था? संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व। लेकिन समाजवाद के लक्ष्य को नहीं छोड़ा है। और समाजवाद का लक्ष्य क्या है? वीकर सेक्शंस का कल्याण। हमारा आंसर क्लोज।
हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप, कि वर्तमान शासन व्यवस्था एवं प्रस्तावना में एक विरोध दिखता है, एवं प्रस्तावना में एक विरोध दिखता है, यदि हां तो क्या प्रस्तावना की ओर वापस लौटना एक प्रतिगामी कदम होगा? कदम साबित होगा। तर्क प्रस्तुत करें। देखो आप, इस प्रश्न को देखो कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान शासन व्यवस्था और प्रस्तावना में एक विरोध दिखता है? यदि हां तो क्या प्रस्तावना की ओर वापस लौटना एक प्रतिगामी कदम साबित होगा? तर्क प्रस्तुत करें। यही प्रश्न है, और कितना सिंपल प्रश्न है ये। देखो आप कि वर्तमान शासन व्यवस्था, यदि हां तो लिखोगे क्या आपसे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वापस लौटना एक प्रतिगामी कदम साबित होगा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो क्या शब्द है? प्रस्तावना की वापस लौटना एक प्रतिगामी कदम साबित होगा। फर्स्ट पैरे में क्या होगा? फर्स्ट पैरे में प्रस्तावना मार्गदर्शक तथा प्रस्तावना में शासन व्यवस्था के स्वरूप का उल्लेख होने के साथ एवं लक्ष्य के साथ संविधान सभा के सदस्यों के आदर्शों का उल्लेख है। यह फर्स्ट पैरा कि प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है तथा प्रस्तावना में शासन व्यवस्था के स्वरूप एवं लक्ष्य के साथ संविधान सभा के सदस्यों के आदर्शों का उल्लेख है। यह हमारा फर्स्ट पैरा चलेगा। सेकेंड पैरे में शासन व्यवस्था और प्रस्तावना में एक विरोध दिखता है। देखो आप, ये तो फर्स्ट पैरा। अब हम सेकेंड पैरे की जब बात करेंगे,
वर्तमान शासन व्यवस्था एवं प्रस्तावना में एक विरोध दिखता है। क्योंकि क्यों दिखता है? प्रस्तावना में समाजवाद की बात की गई है, जबकि वर्तमान शासन व्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है। समाजवाद की वकालत की गई है, जबकि वर्तमान शासन व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर है। अब देखो, दोनों में क्या चल रहा विरोध? प्रस्तावना समाजवाद की बात करता है, जबकि वर्तमान शासन व्यवस्था पूंजीवाद की ओर जा रही है। यह विरोध है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल दिया गया है, जबकि पूंजीवाद में हमेशा, जबकि वर्तमान में क्या हो रहा है? पूंजी के केंद्रीकरण के कारण आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय दोनों बाधित हो रहा है। हमेशा ध्यान इस बात को। सीधे प्रस्तावना में किसकी बात की गई है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात की गई है। पूंजीवाद में क्या हो रहा है? वर्तमान शासन व्यवस्था में देखो आप, वर्तमान हम शासन व्यवस्था में क्या हो रहा है? हमने पूंजीवाद की बात की, और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होगा? पूंजी का केंद्रीकरण। देखो आप, वर्तमान शासन व्यवस्था पूंजीवाद की बात करता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हो रहा है? पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है। और जब पूंजी का केंद्रीकरण होगा तो आर्थिक एवं सामाजिक न्याय बाधित। मैंने ध्यान से सुनी इस बात को। यह कहा जाता है कि शासन व्यवस्था और प्रस्तावना में एक विरोध दिखता है। क्यों दिखता है? नंबर ए, प्रस्तावना में समाजवादी स्वरूप की वकालत की गई है, जबकि वर्तमान शासन व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर है। बी, प्रस्तावना सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है, जबकि वर्तमान शासन व्यवस्था पूंजीवाद, पूंजी का केंद्रीकरण, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय बाधित हो रही है। एक चीज सोचो आप, ये क्योंकि ये हमारा सेकेंड पैरे में चलेगा। किस आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों में विरोध दिख रहा है? ये तो बहुत सारे पॉइंट हैं, पर मुझे हमेशा प्रेमबल को लेकर चलना है। तो दो चीज, तो क्या प्रस्तावना की ओर लौटना एक प्रतिगामी कदम साबित होगा? हम थर्ड पैरे में आएंगे। हमेशा एक विरोध दिखता है, लेकिन कुछ लोग प्रस्तावना के लौटने को प्रतिगामी कदम मानते हैं। वर्तमान शासन व्यवस्था एवं विरोध है, फिर भी कुछ लोग
प्रस्तावना की ओर वापस लौटने को प्रतिगामी कदम मानते हैं, क्योंकि समाजवाद की ओर लौटने पर आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमेशा ध्यान दो। दूसरी चीज, राज्य का नियंत्रण बढ़ जाने से दो चीज होती हैं, लाल फीताशाही। हमेशा ध्यान दो, लाल फीताशाही में वृद्धि, अधिकारी तंत्री संस्कृति का प्रसार। तंत्रिक पूरी बात ध्यान दें। राज का नियंत्रण बढ़ जाने से क्या होगा? लाल फीताशाही में वृद्धि होगी। अधिकारी तंत्री संस्कृति का क्या होगा? प्रसार होगा। ये और तीसरी चीज, जब अधिकारी तंत्री संस्कृति का प्रसार होगा तो स्वाभाविक है निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जब निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो उसका क्या परिणाम होगा, यह ध्यान देना इस बात को। इसे कुछ लोग कहते हैं प्रतिगामी कदम क्यों मानते हैं, लेकिन हम चौथे पैरे में जाएंगे और बताएंगे कि प्रतिगामी कदम नहीं होगा। हम जब चौथे पैरे में जाएंगे, फोर्थ पैरा में, और लिखें किंतु उपरोक्त मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना हमेशा ध्यान दो, प्रस्तावना में जिन आदर्शों की वकालत की गई है उनके अनुपालन से लोकतंत्र मजबूत, परिणामतः आर्थिक समृद्धि, जैसे कुछ विचारकों ने कहा एक प्रतिगामी कदम। प्रतिगामी का मतलब उल्टा चलना, लेकिन हम लोग लिखेंगे जिन आदर्शों की वकालत की गई है उनके अनुपालन से लोकतंत्र मजबूत होगा, परिणामतः आर्थिक विकास होगा। पहली चीज। हम नंबर 2 की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम दूसरी चीज, प्रस्तावना संवैधानिक सरकार की बात करता है और संवैधानिक सरकार मानवाधिकारों को बल देती है। संवैधानिक सरकार मजबूत तथा मानवाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब ह्यूमन राइट्स की बात करें, यदि मानवाधिकार को प्रोत्साहन मिलेगा तो क्या होगा? व्यक्ति की गरिमा का विकास होगा।
गरिमा का विकास होगा। ए और बी की बात करें हम लोग, नंबर सी की बात करते हैं हम लोग। नंबर सी देखो आप, हमेशा नंबर सी देखो, प्रस्तावना के लौटने से निजी स्वामित्व की उपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलवियर बनाम भारत संघवाद में, एक्सेलवियर बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, पूरी बात ध्यान देना, प्रस्तावना की ओर लौटने से निजी स्वामित्व की उपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलवियर बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि समाजवाद एवं सामाजिक न्याय को इस तरह लागू समाजवाद एवं सामाजिक न्याय को इस तरह लागू नहीं किया जा सकता है जिससे निजी स्वामित्व वाले वर्ग की उपेक्षा हो जाए या अहित हो जाए। ये नंबर सी की बात। इसी में लिखेंगे, डीएस नकारावाद में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को जिस रूप में स्वीकार किया है, वर्तमान शासन व्यवस्था भी उसका अनुपालन कर रही है। हमेशा डीएस नकारावाद में, हमेशा डीएस नकारावाद में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को कमजोर वर्ग एवं कमजोर वर्ग एवं मजदूर वर्ग की पूरी बात ध्यान देना, डीएस नकारावाद में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को कमजोर वर्ग एवं मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा के रूप में, यहां लिख रहा हूं, स्वीकार किया है। और सरकार मजदूर वर्ग के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार की नीतियां कमजोर वर्ग के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। यह हमारा सी में चलेगा। एक से ध्यान दो इस बात को। इसका मतलब ये है, ये सारी बातें करने के बाद अब हम सीधे निष्कर्ष में आएंगे 5वें पैरे में। देखो आप, अब हम 5वें पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें लिखेंगे, वस्तुतः प्रस्तावना सरकार का मार्गदर्शक है।
और केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि संविधान का कोई पहलू हमेशा वस्तुतः प्रस्तावना सरकार का मार्गदर्शक है, और केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए। यह ध्यान देने इस बात को, यह मेरा निष्कर्ष है और हमारा आंसर जो है इस रूप में चलेगा। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें। देखो, संवैधानिक सरकार के लिए संविधान होना अनिवार्य है। के लिए संविधान होना अनिवार्य, संविधान अनिवार्य है। किंतु संविधान की उपस्थिति की उपस्थिति संवैधानिक सरकार होने की गारंटी नहीं है। संवैधानिक सरकार होने की गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। स्पष्ट करें। देखो आप, संवैधानिक सरकार के लिए संविधान अनिवार्य है, किंतु संविधान की उपस्थिति संवैधानिक सरकार होने की गारंटी नहीं है। स्पष्ट करें। फर्स्ट पैरे में क्या चलेगा? संवैधानिक, हम सरकार का अर्थ बताएंगे। और संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? हमेशा ध्यान दो, यह संविधान है। इस संविधान में मानवीय मूल्य प्लस अधिकार हो। इससे क्या हो? गठन एवं नियमन सरकार की हो। मतलब ऐसा संविधान हो जिसमें मानवीय मूल्य अधिकार हो, और इसके द्वारा सरकार का गठन और नियमन हो, तो हम इसको कहते हैं संवैधानिक सरकार। तो देखो आप, सबसे पहले हम संवैधानिक सरकार का अर्थ बताएंगे। सेकंड पर हम यह बताएंगे कि संवैधानिक सरकार के लिए संविधान अनिवार्य है। के लिए संविधान
अनिवार्य है। क्योंकि हमेशा ध्यान दें इस बात को, संवैधानिक सरकार के लिए हमारा संविधान अनिवार्य है। क्योंकि संविधान के अनुसार ही सरकार का गठन और नियमन होता है। सरकार में अनुसार ही सरकार का गठन एवं नियमन होता है। पूरी बात ध्यान दें इस बात को। क्यों अनिवार्य है? संवैधानिक सरकार में संविधान के अनुसार ही सरकार का गठन एवं नियमन होता है। दूसरी चीज देखा जाए, संवैधानिक सरकार के लिए संविधानवाद जरूरी है। हमेशा ध्यान दो। और संविधानवाद के लिए संविधान जरूरी है। तो होता क्या है, ये संविधान किसको प्रमोट करेगा? संविधानवाद को। और संविधानवाद किसको प्रमोट करता है? संवैधानिक सरकार को। देखो आप, ये संविधान संविधानवाद को और संविधानवाद संवैधानिक सरकार को प्रमोट करता है। यह हमारा सेकंड पैरे में आएगा। किंतु संविधान की उपस्थिति संवैधानिक सरकार होने की गारंटी नहीं है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में। और थर्ड पैरे में क्या करेंगे? किंतु संविधान की उपस्थिति संवैधानिक सरकार होने की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? पूरी बात ध्यान देना इस बात को। किंतु संविधान की उपस्थिति संवैधानिक सरकार होने की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा ध्यान दो, विश्व के अनेक देशों में संविधान है, किंतु संवैधानिक सरकार नहीं है। हमेशा विश्व के अनेक देशों में संविधान है, किंतु संवैधानिक सरकार नहीं है। पहली बात ध्यान दो इस बात को। विश्व के अनेक देशों में संविधान के तो संवैधानिक सरकार नहीं है। नंबर 2 की बात करें, संविधान के अनुसार सरकार का गठन तो हुआ है, पर उस संविधान में मानवीय मूल अधिकारों का समावेश नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार का गठन सरकार का गठन हुआ है। ध्यान दो, संविधान के अनुसार सरकार का गठन हुआ है, किंतु
उस संविधान में मानवीय मूल्य एवं अधिकारों का समावेश नहीं है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। जैसे मैंने कहा, रूस और चीन का संविधान, रूस और चीन नॉर्थ कोरिया में संविधान है। उस संविधान के अनुसार सरकार का गठन भी हुआ है, लेकिन वहां संवैधानिक सरकार नहीं है। क्योंकि उस संविधान में न तो मानवीय मूल्य का समावेश है, न तो मानवीय अधिकार का समावेश है। ये बातें करने के बाद अब हम चौथे पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात कर देंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। उसके बाद हम बात करेंगे निष्कर्ष की। निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे कि संवैधानिक सरकार के लिए ऐसा संविधान चाहिए जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य और मानवीय अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया गया हो। संवैधानिक सरकार के लिए देखो आप, संवैधानिक सरकार के लिए ऐसा संविधान चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्य के साथ जनहित के प्रति प्रतिबद्ध हो। आंसर क्लोज आपका। अगला क्वेश्चन देखो आप। एक बहुत अच्छी बात है, एक क्वेश्चन देखो आप। प्रस्तावना में उल्लिखित गणतंत्र शब्द संवैधानिक आदर्श की प्रवृत्ति शर्त है। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 शेष 3 क्वेश्चन जो है हमने 8, 9, 2 क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। 10वां देखो, प्रस्तावना में उल्लिखित गणतंत्र शब्द, प्रस्तावना में उल्लिखित गणतंत्र शब्द संवैधानिक आदर्श की प्रवृत्ति शर्त है। संवैधानिक आदर्श की प्रवृत्ति शर्त है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य संसदीय व्यवस्था के साथ किस तरह सुसंगत है? गणराज्य
संसदीय व्यवस्था के साथ किस तरह सुसंगत है। स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को देखो आप, देखो प्रस्तावना में लिखित गणतंत्र शब्द संवैधानिक आदर्श की प्रवृत्ति शर्त है। क्या आप इससे सहमत हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य संसदीय व्यवस्था के साथ किस तरह सुसंगत है? यह प्रश्न देखो आप। संवैधानिक आदर्श की एक प्रवृत्ति शर्त है। क्या आप इससे सहमत हैं? और लोकतांत्रिक गणराज्य संसदीय व्यवस्था के साथ किस तरह सुसंगत है? यही प्रश्न है। हम फर्स्ट पैरे में क्या करेंगे? हम गणतंत्र का अर्थ बताएंगे। और गणतंत्र का अर्थ क्या है? जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। एक समान लाइन में। अब देखो आप, गणतंत्र शब्द संवैधानिक आदर्श की प्रवृत्ति शर्त है। गणतंत्र संवैधानिक आदर्श की प्रवृत्ति शर्त है। एक चीज ध्यान देने इस बात को, गणतंत्र का अर्थ क्या है? राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना। यह जो गणतंत्र है संवैधानिक आदर्श की प्रवृत्ति शर्त है। यह संवैधानिक आदर्श की प्रवृत्ति शर्त क्यों है? क्या रीजन है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं आपको। संवैधानिक आदर्श की प्रवृत्ति शर्त क्या? मैं हिंट कर रहा हूं। नंबर ए, समानता एक संवैधानिक आदर्श है। और राजनीतिक समानता तभी संभव है जब उच्च पद पर सभी को पहुंचने का अधिकार हो। और यह तभी संभव है जब गणतंत्र की बात की जाए। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैं नंबर ए की बात किया। हमेशा यह कहा जाता है गणतंत्र होगा सभी को उच्च पद पर पहुंचने का अधिकार होगा। जैसे नंबर ए, गणतंत्र होगा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हुआ तो सभी को उच्च पद पर पहुंचने का अवसर होगा तो राजनीतिक समानता होगी। नंबर ए, गणतंत्र होगा तो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हुआ तो सभी को राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का अधिकार होगा। तो क्या होगा? राजनीतिक समानता होगी। नंबर ए। हम नंबर बी की बात करें। देखो ये तो नंबर ए है। नंबर बी, गणतंत्र होगा तो वास्तविक लोकतंत्र होगा। और वास्तविक लोकतंत्र होगा तो
प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता मूर्त रूप लेगी। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, गणतंत्र होगा तो वास्तविक लोकतंत्र होगा। प्रतिष्ठा अवसर की समानता मूर्त रूप लेगी। तीसरी चीज, हम सी की बात करें, यदि गणतंत्र हुआ तो राष्ट्राध्यक्ष के निरंकुश बनने की संभावना खत्म। राष्ट्राध्यक्ष के निरंकुश बनने की हमेशा ध्यान दो इस बात को, गणतंत्र होगा तो राष्ट्राध्यक्ष के निरंकुश बनने की संभावना कम या समाप्त। यदि ऐसा हुआ तो स्वाभाविक है सभी को स्वतंत्रता के उपभोग का पर्याप्त अवसर, ऐसा हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह हमारा संवैधानिक आदर्श है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा। गणतंत्र होगा तो राष्ट्राध्यक्ष के निरंकुश बनने की संभावना कम है समाप्त। सभी को स्वतंत्रता के उपभोग का पर्याप्त अवसर, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का क्या होगा, विकास होगा। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये आएंगे हम लोग ये सारी बातें करने के बाद अब देखो, लोकतांत्रिक गणराज्य संसदीय व्यवस्था के साथ सुसंगत है। हम थर्ड पैरे में आएंगे। गणराज्य संसदीय व्यवस्था के साथ सुसंगत है। हमेशा ध्यान दो, ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य है ये संसदीय व्यवस्था के साथ सुसंगत है। क्योंकि आखिर क्यों सुसंगत है? हमेशा पूरी बात ध्यान देना इस बात को। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष है नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वो तभी होगा जब राष्ट्राध्यक्ष क्या हो, निर्वाचित हो। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली बात, नंबर 1, क्यों संसदीय व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख होता है हमेशा, और यह तभी संभव है जब राष्ट्राध्यक्ष यदि निर्वाचित नहीं होगा तो हो सकता राजाओं जैसा व्यवहार करे वो। और निर्वाचन में किसकी भूमिका है, ये प्राइमरी है। गणतंत्र होगा और राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित तभी होगा जब गणतंत्र हो। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसे यह कहा जाता है संसदीय व्यवस्था में हम तीसरी चीज बात करें,
संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व तो होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पूरी बात ध्यान दो। ये जो संसदीय व्यवस्था है इसमें उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है। और उत्तरदायित्व तभी होगा जब राष्ट्राध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया हो, और इसके लिए उसका निर्वाचित होना जरूरी है। यह तभी संभव जब राष्ट्राध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया हो। यह बात हमेशा ध्यान देने इस बात को। संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व होता है, यह तभी संभव जब राष्ट्राध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया हो। इसके लिए क्या चाहिए? राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना आवश्यक है। निर्वाचित होना आवश्यक है, अर्थात गणतंत्र हो। आप सोचो, ये बातें करने के बाद अंतिम पैरे में आएंगी और हम निष्कर्ष की बात करेंगे और कहेंगे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और संसदीय व्यवस्था भी है। हमेशा निष्कर्ष, भारत में संसदीय व्यवस्था के साथ लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। ये हमारा आंसर क्लोज हो जाएगा। इस रूप में हमारा क्या होगा? आंसर चलेगा। ये बात ध्यान देना इस बात को। ध्यान देना इस बात को। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। हम भारत के लोक वाक्यांश जन संप्रभुता के विचार को महिमा मंडित करने के साथ शासन व्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित करता है, जो वैश्वीकरण के दौर में अव्यावहारिक होता जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।